कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी जैसे कल दोपहर के 3 बजेंगे तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तकरीबन 3 बजे से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। आधे घंटे तक तैयारियों के बारे में बताएंगे और 3:30 जैसे ही बजेगा आपको यह बता दिया जाएगा कि आपके देश में, हमारे देश में चुनाव कितने चरणों में होगा। क्या 7 चरणों में होगा, क्या 6 चरणों में होगा, और 7 चरणों में होगा तो किन किन तारीखों को इसका ऐलान किया जाएगा, कौन कौन सी तारीख होगी, यह कल 3:35 पर आपको बता दिया जाएगा। मैं 3:35 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तकरीबन आधे घंटे ब्रीफ किया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह की कितनी तैयारी है, चुनाव आयोग ने क्या तैयारी कर रखी है और कैसे उन्होंने ये काम किया, ये सारी जानकारी दी जाती है आपको। सौरभ सिंह परिहार रायपुर से हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके साथ विवेक पटैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दोनों जुड़े हुए हैं राजधानी से। तो सौरभ, पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। अब जिसका इंतजार तमाम राजनीतिक दलों का था, जनता को, आम जनता को भी था, भाई वो सरकार जिसे चाहे चुने, तो वो तारीख का ऐलान कल हो जाएगा। उसके पहले मैं जानना चाहूंगा राजनीतिक दलों में क्या सरगर्मियां हैं रायपुर में, ये आप बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए राहुल, जैसे ही कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पूरे देश में कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर देगा, जो है उनके पीसी के बाद से, और ये जो है कितने चरणों में होगा वो तो कल ही पता चल पाएगा। लेकिन इससे पहले कि ये जो है स्पष्ट रूप से पता चलना शुरू हो गया था एक दो दिनों से कि किस तरीके से आचार संहिता कल लग सकता है। और इससे पहले कि आप देखिए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार आज बैठकें ले रहे हैं। आज कलेक्टर और एसपी की बैठक लेंगे, जिला पंचायत सीओ की बैठक लेंगे, और उनके मंत्री भी जो है लगातार बैठक ले रहे हैं। लगातार जो बहुत सारी फाइलें हैं उस पर वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। लगातार जो ऐसे जो फाइल है उसका जल्द से जल्द निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि अब समय नहीं रह गया है, इसलिए काफी तेज गति से कई विभागों में नोटशीट भी, मंत्री भी जो है अपने विभागों की बैठक ले रहे हैं, लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और इससे पहले आप देखिए, दरअसल ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इलेक्शन कमीशन की पीसी है, वो तो पहले जानकारी आई थी कि 12 तारीख को हो सकता है। लेकिन उससे पहले कि आपको याद हो कि जो है एक आयुक्त है, चुनाव आयुक्त, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से दरअसल 2 मुद्दे आ गए थे कि पहला, पूरे देश भर में जो सीए लागू करने की बात जो है, निर्णय लेने की बात अमित शाह द्वारा लिया जाना था, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिया जाना था, तो सीए भी लागू कर दिया गया देश में, तो इसके कारण थोड़ी सी देरी हुई है। दूसरी देरी जो है ये भी था कि चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा 2 और उनके जो एडिशनल रहते हैं वो नहीं थे। एक पद जो पहले से खाली थे और एक जो है इस्तीफा दे दिए थे। तो कल जो है दोनों की नियुक्ति भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बैठक में शामिल हुए थे, नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए थे, और जो उनके और भी लोग हैं, अर्थात जो उस कमेटी के जो लोग हैं वो शामिल हुए थे। तो कुल मिलाकर यही है कि अब देखना होगा कल इलेक्शन कमीशन इंडिया की जो पीसी होगी उसमें छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए जो है किस तरीके से जो काम किया जाना है और खासकर कितने चरणों पे होगा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि आज जो है आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पीसी कल है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस अधीक्षकों की, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की, एएसपी की बैठक जो है अभी जो सर्किट हाउस में चल रही है, और तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत हो रही है। लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, मतदान केंद्र हैं, ईवीएम है, उस पर क्या रहेगा। लेकिन इससे पहले कि आप देखिए तमाम जो राज्य सरकार के अपने कामकाज हैं वो तेज गति से चल रहे हैं। आप देखिए कि आज सुबह ही जो है 13 अधिकारियों का ट्रांसफर लिस्ट आया है, और जो एक और जानकारी आ रही है कि आज जो है, आज शाम तक जो है शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, गृह विभाग से जुड़े हैं और अन्य विभाग से जुड़े हैं, वो भी ट्रांसफर लिस्ट आएंगे। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार इलेक्शन जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से पहले जितने भी कामकाज किए जाने हैं वो। चलिए सौरभ, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, दोबारा भी आपसे जानकारी लूंगा। आपने विस्तार से बताया कि राज्य सरकार भी पूरी तेजी गति से काम कर रही है, कई अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं। ट्रांसफर तो विवेक पटैया के यहां भी बहुत हुए हैं। यानी ये राज्य सरकार को भी भनक लग गई कि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि आज तो पता चली गया IBC 24 के जरिए, लेकिन उनके अपने सोर्स होते हैं तो उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी रहती है। विवेक, चुनाव की तारीखें तो कल पता चल जाएंगी,
बता दिया जाएगा देश को कि कितने चरणों में चुनाव होना है और मध्य प्रदेश में किस चरण में चुनाव होना है, यह बता दिया जाएगा। तो इसके बाद, चूंकि इसका इंतजार सभी को रहता है, इसके बाद राजनीतिक दलों में क्या हलचल है, वही सवाल मैंने सौरभ से पूछा और वही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश भोपाल में क्या हालत है, जैसे ही लोगों को पता चला कि चुनाव की तारीखें आने वाली है। देखिए, जो इंतजार है लोगों को चुनाव की तारीखों के ऐलान का, वो कल इंतजार उनका खत्म होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां जो है वो काफ़ी जो है चुस्त दुरुस्त है, क्योंकि हम लगातार जो है देख रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी की यदि हम बात करें तो मैं इस वक्त बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले यहाँ पर थी, चहल पहल थी और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जो है बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के, और खासकर मालवा क्षेत्र के दो बड़े नेता जो है पंकज सिंघवी और अंतर सिंह दरबार बीजेपी में शामिल हुए और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे यहाँ पर शामिल होने। लेकिन अभी फिलहाल जो है यहाँ पर सुनसान है कार्यालय, कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन यदि प्रदेश के लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात करें तो दोनों दल बिल्कुल तैयार है। बीजेपी ने तो अपने 29 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए, मतलब बीजेपी को सिर्फ तारीखों के ऐलान का इंतजार है। 29 प्रत्याशी मैदान में उतारने के बाद बीजेपी अब सिर्फ तारीखों के ऐलान के इंतजार में बैठी है। कांग्रेस ने भी 10 प्रत्याशी उतार दिए, 19 का इंतजार है। तो ये कह सकते हैं कि दोनों दल तैयार है चुनाव के लिए। लेकिन उसके पहले किसकी रणनीति, कौन दल जो है किस पर भारी है, ये भी चर्चा का विषय है। और मध्य प्रदेश में चुनाव के ऐलान के बाद जो है तारीखें भी सामने आ जाएगी। लेकिन जो संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में जो चुनाव होंगे वो 3 चरणों में हो सकते हैं। संभावना यह है कि 3 चरण मध्य प्रदेश में चुनाव में के लिए जो है अपनाए जाएंगे 29 सीटों पर। और चूंकि यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में, खासकर हम बालाघाट लोकसभा क्षेत्र की बात करें या फिर हम शहडोल लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो ये पूरा जो बेल्ट है यहाँ पर जो सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है, मंडला की बात करें, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है चुनाव अलग चरण में होंगे। इसके अलावा चंबल की बात करें वहाँ और मध्य और मालवा निमाड़, ये पूरा जो क्षेत्र है 29 लोकसभा सीटों का अलग अलग चरणों में, मतलब 3 चरण में चुनाव होने की संभावना है। यहाँ चुनाव आयोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि 3-4 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो चुनाव आयोग की भी पूरी तैयारियां यहाँ पर है। अपडेटेड मतदाता सूची सामने है और जो मतदान केंद्र है वहाँ पर भी तैयारियां चुस्त दुरुस्त है। सिर्फ जो नियम है लोकसभा चुनाव के, उन नियमों को के आधार पर चुनाव आयोग जो है चुनाव कराएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी भी जो है अपने अपने जिलों में चुनाव को लेकर काफ़ी दिनों से तैयार थे। ऐसे में मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा चुनाव की तैयारियां चुनाव आयोग को नहीं करनी है, लेकिन राजनीतिक दलों ये ठीक कहा। अब ये बात सौरभ भी कह रहे थे और ये बात विवेक पटैया ने भी ठीक कही है कि चुनाव आयोग को ज्यादा तैयारी मध्य प्रदेश में कम से कम नहीं करनी होगी, चूंकि अभी थोड़े दिन पहले ही तो विधानसभा के चुनाव हुए। लेकिन विवेक, आपने एक बात जो दर्शकों को बताई, देखिए आपका यही विश्लेषण वाला शानदार रहता है। आपने कहा कि मध्य प्रदेश में हो सकता है कि 3 चरणों में चुनाव हो। तो वर्णित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। वर्णित, चूंकि आप सुन रहे थे लगातार विवेक पटैया को भोपाल से और सौरभ सिंह परिहार को आप रायपुर से सुन रहे थे, तो हमारे दर्शक चूंकि लखनऊ की राजनीति के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं। चुनाव की तारीखें तो आने वाली है वर्णित, लेकिन अभी भी आपके यहां तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो खामोश है। मायावती ले लीजिए, कब बोल रही है कुछ पता ही नहीं चलता है, सन्नाटे में है वो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं राजनीतिक दलों का क्या रिएक्शन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर हो या समाजवादी पार्टी के विक्रमादित्य मार्ग पर क्या हलचल है, ये जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, जैसे लोगों को पता चला कि चुनाव की तारीख आने वाली है। जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही तैयार रहती है। वो तो हमेशा कहते हैं कि हम 24/7 जो है वो इलेक्शन मोड में रहते हैं और हम चुनाव के लिए हमेशा तैयारी करते रहते हैं। लगातार उनकी तैयारियां चलती रहती है। आप देखिए, ताबड़तोड़ जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे जो है वो चल रहे हैं। लगातार शिलान्यास और कई परियोजनाएं जो है वो शुरू कर रहे हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। खुद प्रधानमंत्री भी 2 से 3 बार अब तक जो है उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, क्योंकि वो वाराणसी से चुन के जाते हैं। तो आप मान सकते हो, आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है पूरे देश की राजनीति में, उसका क्या महत्व है। खुद यहाँ से प्रधानमंत्री चुन के जाते हैं तो कितना महत्व रहता है और किस तरह से जो है
जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कारपेट बॉम्बिंग करती, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने बड़े बड़े लीडर्स की जो है एक तरीके से कारपेट बॉम्बिंग जो है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में करती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी लगातार जो है अपने अपने कार्डर के साथ जो है जुड़ रही है। उन्होंने भी अपनी सीट्स जो है वो शेयर कर दी भारतीय जनता पार्टी से। इस बार पहले उन्होंने अपनी जो है लिस्ट निकाली थी, पहली लिस्ट निकाली थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। जो फर्स्ट वही हम देख पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भी अपने जो धीमे धीमे कैंडिडेट्स जो है वो आगे लेके आ रही है, और कई जगहों से उनके कैंडिडेट्स भी जो है वो सामने आ रहे हैं। खास बात ये इस बार की बहुजन समाज पार्टी किसी भी अन्य दल के साथ उसने अपना अलायंस नहीं किया है और अकेले ही जा रही है। वही समाजवादी पार्टी जो है और कांग्रेस का एक इंडी अलायंस है वो बना हुआ है, पीडी अलायंस कह सकते हैं, ये बना हुआ है। और इसके तहत जो है कुछ छोटी पार्टियों के साथ मिलके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। तो खास बात ये देखने वाली होगी कि पिछली बार जिस तरीके से 2019 में चुनाव जो है वो 7 चरणों में हुआ था, इस बार क्या रहने वाला है। उससे पहले जब 2014 में चुनाव हुए तो शायद 9 चरणों में हुआ था, तो 9-7 क्या इस बार भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा? क्योंकि हर चरण में, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि हर चरण में इसकी कुछ ना कुछ सीटें जो है आती है। 80 लोकसभा सीट है, माफ कीजिएगा, और इन सभी सीटों को कवर करने में काफी लंबा चुनाव जो है प्रक्रिया चलती है यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये तो वर्णित आप सही कह रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला लेते हैं तो 40 ही लोकसभा होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। तो सही बात है, तमाम राजनीतिक दलों की अपनी तैयारी। आपने कहा कि बीजेपी ने अपनी तैयारी कर रखी है, लेकिन अभी मायावती खामोश है। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारी कर रखी है, इंडी अलायंस उन्होंने कर रखा है कांग्रेस के साथ मिलकर। लेकिन सौरभ, आपसे मैं जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरीके से अपने पत्ते खोल दिए हैं कि कौन कहां से लड़ेगा, सब कुछ बता दिया है। लगभग मध्य प्रदेश में भी बता दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से अभी पूरे पत्ते नहीं खोले गए हैं। तो क्या कांग्रेस पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए एकदम तैयार है? बूथ लेवल पर भारतीय जनता पार्टी भी एकदम तैयार दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए राहुल, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अभी 6 कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जबकि जो है 11 के 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि जो है अपने तमाम बड़े नेताओं को, अगर वरिष्ठ नेताओं को, जो पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको उतार दिया जाए तो इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और अभी से ऐसा कुछ देखने को भी मिल रहा है। जैसे राजनांदगांव लोकसभा सीट को लेकर बात करें तो काफी हार्ड सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच जो है सीधा मुकाबला है। इसी तरीके से आप देखिए, अधिकांश सीटों पर अगर बात करें तो पूर्व मंत्री शिव डहरिया जांजगीर से हैं, वहां पर बीजेपी से कमलेश जांगड़े हैं जो पहली बार जो चुनाव लड़ रही हैं। इसी तरीके से आप देखिए ताम्रध्वज साहू और जो वहां पर बीजेपी के जो विधायक, जो कैंडिडेट हैं, वो रूप कुमारी हैं। तो जातिगत फैक्टर से भी जो है काफी सही ढंग से टिकट जो है कांग्रेस ने बांटी है। अब देखना होगा इसका फायदा कितना होगा कांग्रेस को। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लगता है कि मोदी की गारंटी पर वो काम कर रहे हैं, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके कारण जो 11 की 11 सीटें जीतेंगे, ये भाजपा नेताओं का दावा है। हालांकि आज तक जो है 11 की 11 सीटें बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है, लेकिन बीजेपी जो है 10 सीट तक जरूर पहुंची है। केवल जो है 11 की 11 उन्हें प्राप्त करना है, जो उनका लक्ष्य है। देखिए, चैलेंज तो है, ये बात तो ठीक कह रहे हैं सौरभ सिंह परिहार। सौरभ परिहार, आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए भी चैलेंज है और कांग्रेस के लिए भी चैलेंज है, दोनों दलों के लिए। लेकिन कल का इंतजार सभी को है। बहुत शुक्रिया वर्णित इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका, विवेक पटेल आपका भी, सौरभ सिंह परिहार आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।